हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे जीएस कोचिंग में। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मुगल साम्राज्य के बारे में। दोस्तों, ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है शिक्षा की दृष्टि से। आईएएस हो या पीसीएस हो या सीजीएल हो, एमटीएस हो, कोई भी एग्जाम हो, यहाँ तक कि ग्रुप डी का, इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मुगल एम्पायर से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मुगल एम्पायर के बारे में हम क्लास शुरू करने से पहले एक छोटा सा ओवरव्यू देखेंगे, जिससे क्या होगा, हमारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करें मुगल साम्राज्य की, तो मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है दोस्तों 1526 ईस्वी। ठीक है, 1526 से मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है, यानी कि मुगल एम्पायर की नींव रखी जाती है। कब? तो 1526 में मुगल साम्राज्य का शासन जो होता है दोस्तों, वो काफी लंबा समय तक चलता है, काफी लंबा कार्यकाल होता है। इसमें कई शासक हम देखेंगे। ठीक है, इनके कई उत्तराधिकारी होते हैं मुगल साम्राज्य के। तो सबसे पहले बात करें मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे बाबर। ठीक है, जो कि फरगना के शासक थे और मुगल साम्राज्य के संस्थापक हुए। ठीक है, कब मुगल साम्राज्य की नींव रखी जाती है, तो 1526 में। ठीक है, 1526 में मुगल साम्राज्य की नींव रखी जाती है। आप यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, 1526 में बाबर द्वारा 1526 में बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना की जाती है। ठीक है, मुगल साम्राज्य के उत्तराधिकारी की बात की जाए तो यहाँ पे हम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले बाबर जो कि मुगल साम्राज्य की स्थापना करते हैं, फिर उसके बाद हुमायूं को देखेंगे जो कि बाबर के उत्तराधिकारी यानी कि पुत्र होते हैं। ठीक है, उसके बाद अकबर, उसके बाद जहांगीर, उसके बाद शाहजहां और औरंगजेब। ठीक है, सॉरी दोस्तों, औरंगजेब को देखेंगे। ठीक है, ये सब क्या है, मुगल साम्राज्य के शासक है। ठीक है, जो कि मुगल साम्राज्य के उत्तराधिकारी के रूप में मुगल साम्राज्य की शासन व्यवस्था को चलाते आते हैं। परंतु औरंगजेब के शासन में हम देखेंगे कि औरंगजेब के शासन में धीरे धीरे क्या होता है, मुगल एम्पायर का पतन होने लग जाता है। मुगल एम्पायर जो समाप्ति की तरफ बढ़ने लग जाता है धीरे धीरे औरंगजेब के शासन के काल से। कई इसके दोष हैं और कई इसके इतिहासकारों का मानना है कि इसके कई मुख्य कारण हैं, जैसे कि उस समय तक ब्रिटिश शासन का देसी प्रांतों में हस्तक्षेप सबसे ज्यादा अधिक हो गया था। यानी कि देसी प्रांतों में तो था ही ब्रिटिश सरकार, ईस्ट इंडिया कंपनी का हस्तक्षेप, परंतु ये जो शासन काल आता है औरंगजेब का, इस समय तक जो होता है शासन व्यवस्था पूरी तरीके से उनके हाथ में चली आती है। जो शासन व्यवस्था का जो ढांचा होता है बिल्कुल ही चरमरा जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम अच्छी तरीके से जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे बाबर के बारे में। बाबर क्योंकि मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे, तो बाबर के बारे में, बाबर के शासनकाल की बात की जाए तो 1526 से 1530 तक, यानी कि 1526 से 1530 तक किसका कार्यकाल रहा। ठीक है, किसका, तो बाबर का। तो आज की क्लास में सिर्फ हम बाबर के बारे में जानने वाले हैं, ताकि क्या होगा, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और हमें पता चलेगा कि बाबर जो थे कौन थे और किसने और कब मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी, कैसे की थी। ठीक है, तो बात की जाए बाबर की, तो बाबर मुगल वंश के संस्थापक थे। ठीक है, आपने यहाँ पे देखा इनका शासनकाल 1526 से 1530 तक चलता है। ठीक है, बाबर का जन्म 1483 ई में होता है। ठीक है, बाबर का जन्म 1483 ई में हुआ था। ये फरगना का शासक था। ठीक है दोस्तों, ये युद्ध और धन लूटने की नीति से ज्यादातर क्या होते थे, पहले के जो शासक हमने देखे युद्ध और धन लूटने की नीति से ही भारत में प्रवेश किया करते थे, और ये इनका उद्देश्य होता था कि मुख्य रूप में ज्यादा से ज्यादा अपार धन दौलत लूट के अपने देश में ले जाना। यही एक कारण था जिसमें से कि बाबर भी इसी तरीके से भारत में एंट्री करता है, और ये इसी का से आता है। ये फरगना का शासक होता है और पानीपत के प्रथम युद्ध। अब हम देखेंगे भारत में जो मुगल साम्राज्य की नींव डलती है, यानी कि भारत में जो मुगल साम्राज्य, मुगल एम्पायर की नींव रखी गई, किस तरीके से रखी गई, कब रखी गई। ठीक है, कैसे, तो बाबर द्वारा लड़ा गया युद्ध, प्रथम युद्ध जो था पानीपत का युद्ध था दोस्तों। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच एक युद्ध होता है, पानीपत का युद्ध होता है। ठीक है, 1526 में। ठीक है, 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच एक युद्ध होता है, पानीपत का युद्ध, प्रथम पानीपत का युद्ध 1526 ई के नाम से हम जानते हैं जिसको। वो होता है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इब्राहिम लोदी जो होता है उस समय दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक होता है दोस्तों, परंतु युद्ध में इब्राहिम लोदी पराजय हो जाता है और बाबर जो होता है विजय
प्राप्त करता है, यानी कि विजयी हो जाता है। और जब इब्राहिम लोदी हार जाता है तो उसी समय से दिल्ली सल्तनत जो थी, इसके पहले जो हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत चल रही होती है, वो समाप्त हो जाती है और वहीं से क्या होता है, मुगल डायनेस्टी की शुरुआत हो जाती है और मुगल साम्राज्य का स्थापना हो जाता है। ठीक है, किस युद्ध से? तो प्रथम पानीपत के युद्ध से। प्रथम पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी जो होता है दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक, जो कि पराजित हो जाता है युद्ध में, 1526 के युद्ध में। ठीक है, और यहाँ पे इब्राहिम लोदी पराजित हो जाता है तो बाबर जो होता है क्या करता है, भारत में बाबर जो होता है भारत में मुगल वंश की स्थापना कर देता है। ठीक है, यानी कि दिल्ली सल्तनत जो पहले चल रही थी वो समाप्त हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पे मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है दोस्तों कि बाबर द्वारा इस युद्ध में किस नीति का प्रयोग किया गया था? तो तुलगामा नीति का प्रयोग किया गया था। तुलगामा नीति का मतलब होता है दोस्तों कि पानीपत के प्रथम युद्ध में तुलगामा नीति का प्रयोग किया गया था। इस नीति का मतलब होता है कि तोप खाने, तोप, गोले आदि का प्रयोग किया गया था इस युद्ध में। ठीक है, ये एक भी मुख्य कारण है जिससे कि बाबर को काफी सहायता मिली थी इस युद्ध में और युद्ध जीतने के लिए। ठीक है, मतलब युद्ध की विजय प्राप्ति के लिए मुख्य एक यहाँ पे कारण है ये तुगलमा नीति। ठीक है, बाबर द्वारा युद्ध जीतने की मुख्य नीति कौन सा कारण है? तो तुगलमा नीति। तुगलमा नीति मतलब तोप खाने आदि गोलों का प्रयोग किया गया था इस युद्ध में, जिससे कि बाबर जो था विजयी हो जाता है और इब्राहिम लोदी जो है पराजित हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बाबर द्वारा कुछ लड़े गए प्रमुख युद्ध देखेंगे हम यहाँ पे। पहला पानीपत का युद्ध मैंने आपको बताया, जो कि 1526 में होता है, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में होता है, जिससे कि इस युद्ध के बाद ही मुगल साम्राज्य की भारत में स्थापना हो जाती है और दिल्ली के सुल्तान जो होते हैं, अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी पराजित हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। बाबर विजय होता है इस युद्ध में। खानवा का युद्ध देखेंगे, चंदेरी का युद्ध देखेंगे, घाघरा का युद्ध देखेंगे। ठीक है, लगातार जो होता है बाबर 4 युद्ध लड़ता है। 1526 में पानीपत, 1527 में देखेंगे आप खानवा का युद्ध लड़ता है और 1528 में देखेंगे चंदेरी का युद्ध लड़ता है वो, और 1529 में देखेंगे कि वह घाघरा का युद्ध लड़ता है। ठीक है, तो बाबर जो था लगातार 4 युद्ध लड़ता है, चारों में उसकी विजय की प्राप्ति होती है, चारों में। ठीक है, तो ये किस किस के मध्य कौन सा युद्ध लड़ा गया दोस्तों, उसको एक बार सही से हम समझेंगे। ठीक है, तो आप ध्यान से देख सकते हैं। पानीपत का युद्ध तो आपको पता ही है कि इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में होता है 1526 में। ठीक है, जिसके तुरंत बाद ही भारत में मुगल साम्राज्य यानी कि मुगल एम्पायर की स्थापना हो जाती है बाबर द्वारा। अब देखेंगे खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध जो था 17 मार्च 1527 को, ठीक है, राणा सांगा और बाबर के बीच होता है। किसके बीच? तो राणा सांगा और बाबर के बीच होता है। ठीक है, चंदेरी का युद्ध देखेंगे 29 जून 1528 में होता है, मेदिनी राय और बाबर के बीच होता है, इसमें भी बाबर विजयी होता है। ठीक है, घाघरा का युद्ध देखेंगे 6 मई 1529 में अफगानों और बाबर की बीच होता है और इसमें भी बाबर विजयी हो जाता है। लगभग जितने भी युद्ध लड़ता है वो, ठीक है, इंपॉर्टेंट युद्ध है, बार बार क्वेश्चन में पूछे गए हैं। ठीक है, MTS हो, CGL हो, रेलवे हो, SI हो, काफी सारे एग्जामों में ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टारगेट किए जाते हैं। तो आप एक बार ठीक से कौन कौन सा युद्ध कब कब हुआ आप फिर से समझ सकते हैं। ठीक है, अब बात करें इसकी मृत्यु की, तो इसकी मृत्यु कब होती है? तो मैंने यहाँ पे इसके शासनकाल के बारे में बताया, 1526 से 1530 तक का इसका शासनकाल रहता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे 48 वर्ष की उम्र में इसकी मृत्यु हो जाती है। कब होती है? 1530 में हो जाती है। कहाँ पे होती है? तो आगरा में हो जाती है। ठीक है दोस्तों, आगरा में हो जाती है 26 दिसंबर 1530 में। यहाँ पे आप ध्यान देंगे, आगरा में इसकी मृत्यु हो जाती है। प्रथम इसका मकबरा कहाँ बनाया जाता है? तो आगरा के आराम बाग में बनाया जाता है। परंतु इसकी चुनिंदा और मनपसंदीदा जगह जो होती है, कौन सी होती है इसकी मनपसंद जगह? तो वो होती है काबुल। तो काबुल में इसका मकबरा बनाया गया है। क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन होता है काबुल में, और प्रथम मकबरा पूछा जाए यदि तो आगरा का आराम बाग। ठीक है, यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अच्छा, आपको बाबरनामा किसने लिखी थी? तो बाबरनामा स्वयं बाबर ने लिखी थी। किस भाषा में लिखी थी? तो तुर्की भाषा में लिखी थी। इसे फारसी भाषा का भी ज्ञान था दोस्तों, परंतु इसने अपनी बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी थी। ठीक है दोस्तों, अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपको कॉन्सेप्ट जहाँ तक मुझे पता होगा क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अकबर के बारे में हमने एक छोटा सा ओवरव्यू देखा, क्योंकि इस क्लास के बाद जो है हम हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे। हुमायूं से जुड़ी सारे युद्ध, शासन व्यवस्थाएं और कलाओं के बारे में ध्यान देंगे।
हुमायूं के बारे में देखेंगे। मुगल वंश में हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में हम पढ़ेंगे अकबर, जो कि हुमायूं का पुत्र होता है, ठीक है। और उसके बाद में अकबर के पुत्र के बारे में देखेंगे, जहांगीर को। इन सभी जो भी शासक हुए मुगल साम्राज्य में, मुगल डायनेस्टी में, ठीक है, उन सभी को चैप्टर बाय चैप्टर हम कवर करेंगे, ताकि अच्छे से हमारा जो मुगल एम्पायर अच्छे से क्लियर हो जाए और हमें समझ में आ जाए, लंबे समय तक हम इसे अच्छे से याद रखें। अगर अच्छा लगे दोस्तों आपको ये क्लास, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि मैं अगली वीडियो में आपके लिए हुमायूं से जुड़ी हुई अच्छे से टॉपिक कवर करके ला सकूं, ठीक है। आप सही से एक बार देख सकते हैं और कवर कर सकते हैं।